नमस्कार, मी पूनम बिझनेस मंत्राच्या आजच्या भागात आपलं स्वागत करते. तर आज आपल्यासोबत आहेत द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडियाचे चेअरमॅन साकेत बगडिया. तर आज आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत की हे त्यांचं जे असोसिएशन आहे किंवा ती त्यांची जी समिती आहे ते कोणत्या प्रकारे काम करते, ही ॲक्च्युअलमध्ये असोसिएशन आहे किंवा नाही याबद्दल पण ते स्वतः आज आपल्याला सांगतील. नमस्कार साकेत जी, आमच्या कार्यक्रमामध्ये आपलं स्वागत आहे. तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो द इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया जो एसोसिएशन है या कोई समिति है या कोई एक्चुअल में इंस्टीट्यूट है, इस बारे में बताइए. मैडम देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, कई बार लोग उसको एसोसिएशन बोलते हैं, कहते हैं दिस इज़ नॉट एन एसोसिएशन. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हैज़ बीन सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. दिस वॉज सेटअप इन द ईयर 1949. तब हमारा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रेगुलेशन एक्ट पास किया गया. उस एक्ट के अंतर्गत हमारी इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई है. तो इवन बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज सेटअप, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन 1950. उसके भी पहले इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया 1949 में इस्टेब्लिश हो चुका था. तो आज हम जो बोलते हैं कहीं जाकर के, लेकिन यहाँ CAs आर कंसिडर्ड टू बी पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग, तो वो वहीं से आता है कि यहाँ इवन बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेटअप आवर इंस्टीट्यूट वॉज सेटअप. ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है, दिस इज़ हेडक्वार्टर्ड एट न्यू दिल्ली. ओके. और दिल्ली है. दिल्ली के बाद में पूरे देश को यहाँ पर में हमने 5 रीजन में ये इस तरीके से बटा हुआ है कि जहाँ पर सेंट्रल रीजन है, नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, ऐसे 5 रीजन में बटा हुआ है. हर एक रीजन के अंदर में जितने भी राज्य है, वो राज्य अलग अलग राज्य उन रीजन्स के अंदर फॉल करते हैं. हम लोग जो रहते हैं, हमारा है नागपुर ब्रांच. वी फॉल अंडर वेस्टर्न इंडिया. तो जो वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल है, दिस कंप्राइजेज ऑफ 3 स्टेट्स, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात. ये 3 स्टेट्स हैं. और उन स्टेट्स के अंदर जितनी भी ब्रांचेस है, उसमें नागपुर इज़ वन ऑफ द ब्रांच. इस नागपुर ब्रांच की शाखा का मैं इस साल चेयरमैन मनोनीत किया गया. नाम में ही हम बोल सकते हैं कि चार्टर्ड अकाउंट्स, तो ये बेसिकली CA लोगों से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि CA लोगों के लिए. तो जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये जो आपका इंस्टीट्यूट का एक जो भी पोर्शन है, तो आप हमको ये बताइए कि CA तो बेसिकली नाम में ही दिख जाता है कि CA लोगों के लिए ये बना हुआ है. तो आप लोगों का वर्किंग इसमें कैसा होता है, और सेकेंडली मतलब कितने सालों से ये बना हुआ है नागपुर के अंदर? देखिए, नागपुर के अंदर में मैं बहुत श्योर नहीं, बट 1969 के में सबसे पहला यहाँ पर में स्थापना हुई थी. हमारे यहाँ पे नागपुर के अंदर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है, उनका मेंबरशिप नंबर 4000 से शुरू होता है. आज पूरे देश के अंदर में तकरीबन 3 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं. आज अगर आप देखते हो कि पूरे भारत की जनसंख्या जितनी है और उसके हिसाब से हम 3 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात करते हैं, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है उस चीज़ के लिए कि यहाँ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने सारे लोगों को कैटर करेगा. हमारे देश की पूरी जो अर्थव्यवस्था है, इन सब चीज़ों को करने के लिए भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर ही सरकार ने दारोमदार दिया हुआ है. और वही इन सब चीज़ों के लिए हम लोग हमारे प्रयासरत रहते हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंट जो CA शब्द है, ये 2 CA शब्द को हम लोगों के अंदर बोला गया अल्फ़ाबेट्स ऑफ ट्रस्ट. कि जब किसी ने बोलते लेकिन हाँ ये बंदा CA है या ये बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उसके साथ में एक विश्वास, एक इंटीग्रिटी, एक महत्व उसके साथ में और जुड़ जाता है. और उसी के ऊपर में इसलिए आज हमारी कंट्री के अंदर में कोई भी ऑडिट करना है या कोई चीज़ है, उन सब चीज़ों के लिए या कहीं पर सर्टिफिकेशन करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ही महत्व दिया जाता है. क्योंकि ये माना जाता है कि हमारा जो कोर्स स्ट्रक्चर है, हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न इन द एंटायर वर्ल्ड. कि जहाँ पर एग्जामिनेशन जो बच्चों को ली जाती है, टफ एग्जामिनेशन होती है क्योंकि इसका पासिंग परसेंटेज कम होता है. बट इसका मतलब ये होता है कि हर एक बच्चा जो उस बच्चे को उतनी ट्रेनिंग दी जाती है जिसके अंदर वो बच्चा सीख करके अपने आप को करता है. दिस इज़ द ओनली कोर्स इन एंटायर इंडिया जहाँ पर में कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है. क्योंकि आप जो बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, वो अगले दिन से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकता है. तो उसके लिए उसको अनएम्प्लॉयमेंट वाला कोई चीज़ नहीं है. उसी के साथ में जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है, इन सब बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के अंदर में भी हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फ्रेंड्स है, कलीग्स है, जो वहाँ जा कर के उनके सब अकाउंट्स, उनके सब सिस्टम, सब चीज़ को सेटअप करते हैं. तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल कॉल बहुत बड़ा है. जहाँ तक हमारी ब्रांच की बात है, हमारी ब्रांच के अंदर जो हमारा सेटअप है, इस सेटअप के अंदर में अभी फ़िलहाल के अंदर हमारी जो कमेटी है, उस कमेटी के अंदर में एज ए चेयरमैन मैं हूँ साकेत बगडिया. एज ए वाइस चेयरमैन इज CA जितेंद्र सगलानी, जिन्होंने विकास चेयरमैनशिप का पद लिया हुआ है. नेक्स्ट इज सेक्रेटरी CA संजय अग्रवाल जी. देन ट्रेजरर CA अक्षय गुल्हानी जी. देन मैनेजिंग कमेटी मेंबर CA हरीश रंगवानी जी. हमारे पास इमीडिएट पास चेयरमैन है CA किरीट कल्याणी जी. हमारे पास चेयरमैन है CA सुरेंद्र दुर्गकर जी.
और हमारे रीजनल काउंसिल मेंबर है सी अभिजीत केलकर। तो नागपुर में इस तरह के ये 8 लोग हैं जो इस ब्रांच के पदाधिकारियों के अंदर में, एक वो हमारे रीजनल काउंसिल मेंबर एक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं, ये हमारे पदाधिकारी है। हम लोग साल भर हम लोग कोई ना कोई एक्टिविटीज़ हमारे मेंबर्स के बेनिफिट के लिए, जिसको हम बोलते हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं कि आज इतने सारे लॉ में चेंजेस आ रहे हैं, सब चीज़ आ रहे हैं, तो हमारे इसमें एक CPE करके कंसेप्ट होता है, विच इज़ कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन। दिस इज़ द ओनली कोर्स, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रोज़ लॉ चेंज हो रहा है, तो जो बंदा एक बार पास हो गया है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो अब उसको वापस पढ़ने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। हम लोगों का ऐसा है कि जहाँ हमारे को लगातार पढ़ते रहना है, लगातार एक्ट में चेंजेस आ रहे हैं, लगातार चीज़ें, नए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म आते हैं या नए लॉज आ रहे हैं, नए चेंजेस आ रहे हैं, हमारे को अपने आप को भी अपडेट रखना है और हमारे क्लाइंट्स को भी अपडेट करना है। इसलिए हमारे नागपुर ब्रांच काफ़ी सारे प्रोग्राम्स अरेंज करते रहती है हमारे मेंबर्स के बेनिफिट के लिए, जिसमें उन सबकी ट्रेनिंग भी लेते रहते हैं। उसी प्रकार से हम लोग सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी, हम लोग बहुत सारे सोशल प्रोग्राम भी हम लोग करते रहते हैं, विच आर लाइक कि पब्लिक के बेनिफिट के लिए जहाँ जहाँ भी है। जैसे जब GST का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर सेट टू बी द मेजर प्लेयर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST। हमने नहीं तो भी उस साल के अंदर में, जब संदीप जोतवानी जी चेयरमैन थे, कम से कम 50 एसोसिएशंस थी जिनके साथ हमने उनके यहाँ पर जा कर के हमने प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए, कि जहाँ पर हमने उनको, उनके जो व्यापारी वर्ग थे, उन सबको जाके समझाया कि GST क्या लॉ है, कैसा है, किस तरीके से किया जाता है। आज भी हम लोग वही विभिन्न कार्यक्रम हर जगह पे करते जा रहे हैं जहाँ पर व्यापारी वर्ग उससे लाभान्वित हो रहा है। आप मतलब CA की फील्ड से रिलेटेड रहने के भी बाद में आप लोगों की नागपुर ब्रांच के जरिए आप मतलब हर बिजनेस के लिए या हर व्यापारी वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, ये तो हम जान चुके हैं। तो एक चीज़ हम लोग को ये भी जानना पसंद है कि अभी CA मतलब जो बेसिकली आपका नागपुर जो ब्रांच है, तो ये भी तो अभी काफ़ी वक्त से काम कर रहा है। तो मतलब अभी कोरोना के पहले का सिचुएशन क्या था और कोरोना के आने के बाद से चेंजेस क्या आए हैं ये आपके बेसिकली CA फील्ड में, ऐसे आपको लगता है? हमारी CA फील्ड के अंदर में हमारे प्रति अब ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है। कारण ये कि नहीं, हमारे जितने भी व्यापारी वर्ग है, ये व्यापारी वर्ग कोरोना के अंदर में डेफिनेटली हर एक वर्ग परेशान हुआ है। वो कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात नहीं करते, हर एक इंडस्ट्री उसमें परेशान हुई है और हर एक इंडस्ट्री लेकिन उसके बाद में आकर के रिकवरी करने की कोशिश भी करी। अब नागपुर के अंदर कोरोना के केसेस वापस बढ़ रहे हैं। हम सब लोगों को इसके अंदर में एक चीज़ का तो डेफिनेटली कि हाँ, इससे पहले कि मैं और कुछ बोलूँ कि नहीं, आई एम रिक्वेस्टिंग कि हम सब लोग एडिक्वेट सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, सारे सेफ्टी मेजर्स फॉलो करें, कि ये जो बीमारी है, ये बीमारी किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये बीमारी सबके लिए। तो अगर यहाँ पर हम इस चीज़ को भी अपील करते हैं कि हर एक व्यक्ति उस चीज़ का पूरा ध्यान रखे। वैक्सीनेशन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, वो सब चीज़ें, लेकिन बिजनेस हाउसेज जो है, बिजनेस हाउसेज को समय लगेगा इन सब चीज़ को पार करने के लिए। वर्किंग कैपिटल जो थी लोगों की, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो गई। जहाँ जहाँ भी किराए पर जगह लिए हुए तो वहाँ पर किराए की चीज़ें थी। बैंकों की तरफ से डेफिनेटली सहूलियतें आई थी आपको, जिसके अंदर आपकी इंस्टॉलमेंट्स को आपको एग्रीवेट किया था। गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी सारी स्कीम्स आई, बट हर बिजनेस को एक बार रुकने के बाद में उठने के लिए समय लगता है, और वो जो समय है वो समय हमें देना पड़ेगा, और वो समय सरकार अपनी तरफ से अपने काम कर रही है। बट बिजनेस हाउसेस की हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है कि हमें ये चीज़ें और पता होना चाहिए, और चीज़ें हमारे पास आना चाहिए। वो चीज़ें चालू है। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम हमारे क्लाइंट्स को एक ही चीज़ का सजेशन देते हैं कि नहीं, आप सब चीज़ों के पीछे ध्यान करें, और कोई भी चीज़ जो हो रही है, कोई भी चीज़ को अति में जाकर के ना करें, हर चीज़ का समझदारी के साथ करें। ये समय है, वो पता नहीं कि हाँ ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो शायद यही एक बोलना पड़ेगा कि हाँ ये वक्त भी गुजर जाएगा, फिर वापस वो दिन आएंगे, फिर वो बिज़नेस आएंगे, और फिर हम वो सारी चीज़ें कर पाएंगे। जैसे आपने कहा कि सोशल या फिर लोगों के हित के लिए भी आपका नागपुर ब्रांच काफ़ी काम करता है, तो किस तरीके की चीज़ें आपने की है और अभी आने वाले वक्त में आप करने वाले हो, ये हमें बताइए। हम जैसे पिछले साल के अंदर जब कोविड आया था, तब हमने एक कोविड हेल्प ग्रुप शुरू किया था। ये कोविड हेल्प ग्रुप के अंदर हमने नागपुर के बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, जिन लोगों ने मिल करके, वो एक इंडिविजुअल ब्रांच का नहीं था, वहाँ पर में और भी बहुत सारे लोग थे जो इसके साथ जुड़े, तन मन धन से जुड़े, और जहाँ पर में जितने भी हॉस्पिटल्स थी, फैसिलिटीज़ थी, या किसी को भोजन लग रहा है, किसी को खाने की कमी हो रही है, हमने ये सब जगह पर जा करके उन लोगों की मदद से ये सारा का सारा काम किया हुआ है। बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला उस चीज़ के पीछे में। हॉस्पिटल्स के अंदर में जब जगह नहीं थी, या किसी डॉक्टर के पास जाना है आपको कंसल्टेशन के लिए, आपको याद होगा अगस्त सितंबर सबसे पीक में था, उस समय तो कई बार भी बेड मिलना ही बहुत बड़ी बात थी। बेड नहीं मिल रहा है, सब चीज़ें हो रहा है। उस समय ये जो एक नागपुर से ये कोविड हेल्प ग्रुप एक बनाया गया था, जिसने एम्बुलेंस, फ्री एम्बुलेंस की सर्विसेज थी, जिसके अंदर वो किया था, वो बहुत अच्छा काम किया गया था, जिसको हम सोशली हम बोलते हैं वहाँ पर उस तरीके से किया हुआ है। ये हमारे एक वन ऑफ द एक्टिविटी थी, क्योंकि ये तो कोविड वाली एक्टिविटी थी। इन एक्टिविटीज़ के अलावा भी हम लोग पूरे साल भर के अंदर में
कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं, जैसे कभी किसी ओल्ड एज होम है वहाँ जाके विजिट करना, वहाँ पर जाकर के किसी प्रकार की सहायता करना, या कोई भी और सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर उनको ज़रूरत है। हम लोग कई बार कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी रहती है जहाँ पर में उनको कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, हम उनको वहाँ जाकर ट्रेनिंग भी देते हैं ताकि वो लोग उस तरीके से सेल्फ सफिशिएंट बन पाए और कल जा कर के अपने लिए रोज़गार ढूंढ पाए और खुद आत्मनिर्भर बन पाए। अभी हमारी आगे के अंदर में भी जो हमारी योजनाएं हैं उसके अंदर हमारे ऐसे है कि यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर बहुत सारी, हम इन यूनिवर्सिटीज़ के साथ में बातचीत में है कि हम उनके साथ में कुछ टाई अप करके आज जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ से जो बीकॉम, बीबीए, जितने भी कॉमर्स फील्ड वाले लोग बाहर निकल रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि हम जॉब प्रोबेबिलिटीज़ कम होती जा रही है। बट उन जॉब प्रोबेबिलिटीज़ के कम होने के पीछे दो कारण हैं। एक, ये लोग जो पास होते जा रहे हैं उनके पास एक्सपीरियंस की कमी है। तो हम ये एक प्रयास करेंगे इस साल के अंदर में कि हम इन यूनिवर्सिटी के साथ में बातचीत करके उनके साथ में हम एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंटर करेंगे, जिसके अंदर में उनके यहाँ के जो बच्चे हैं उन बच्चों को हम बोलेंगे कि हाँ, आप हमारे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों के पास में 6 महीना, 8 महीना, साल भर के लिए जो है वो ट्रेनिंग ले एज गुड एज। क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में जिस बंदे ने ट्रेनिंग लिया हुआ है और वो अगर जाता है तो उसकी वैल्यू डेफिनेटली बढ़ जाती है, क्योंकि उसको वो सारी चीज़ों का ज्ञान, सारा नॉलेज वहाँ आ जाता है जो किसी भी बिजनेस हाउस को रिक्वायरमेंट है। आज कोई भी बिजनेस हाउस है वो बोलता है नहीं कि मुझको एक्सपीरियंस बनना चाहिए, क्योंकि लॉ के कंप्लायंसेस इतने बढ़ गए कि उसको सिखाने के लिए वक्त नहीं है। अगर वो व्यक्ति हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफिस के अंदर में अगर इस चीज़ का कर सकता है, इससे अच्छा बात नहीं हो सकता है। हमने उस चीज़ के पीछे में हमारी प्रयास शुरू किया और हमारी जो कमेटी है, जिन्हें आपको पता है सब मेंबर्स है, नागपुर ब्रांच के हमारे इतने सारे पास्ट चेयरमैन है, पास्ट प्रेसिडेंट है, जिन लोगों ने इस चीज़ के पीछे में हमेशा अपना एफर्ट्स दिया हुआ है कि हम इस चीज़ को कर पाएँ और हम उस चीज़ के अंदर में आगे भी करते रहेंगे। आने वाले वक्त में ऐसा कोई आपने कोई नया प्रोग्राम सोचा हो या कोई सोशल टॉपिक आपको ऐसे नज़र आया हो कि जिसको मद्देनज़र रखते हुए आप कोई मतलब चीज़ें कर रहे हो या फिर सोशली आपने वो टॉपिक से रिलेटेड कुछ काम किया हो या करने वाले हो, ऐसा कुछ सोचा हुआ है आपने? हमने भी एक लेटेस्ट में हमने एक ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है कि आज की जो नारी है, आज की जो लेडीज़ है, जो वुमेन है, वुमेन की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आज का जो चल रहा है उसके अंदर में ना पेपर में पढ़ते हैं, सब चीज़ करते हैं, लेकिन क्या सचमुच किसी भी एक वुमेन को, एक लेडी को, एक नारी को अपने खुद के अधिकार पता है? अगर कल कोई चीज़ होती है तो उसे क्या करना है, कैसे करना है? हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हमने नागपुर के अंदर में ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस विनीता मैडम से रिक्वेस्ट किया था और उन्होंने हमारे को बोला है कि नहीं, हाँ, वो एक लेक्चर देंगी हमारे लेडी मेंबर्स के लिए, जिसके अंदर हमारे को उनको बताएंगे कि किसके लिए क्या चीज़ें होती है, आपके क्या अधिकार है, साथ में आपके क्या दायित्व है, और आपको कभी कोई तकलीफ आती है, कोई चीज़ आती है तो व्हाट आर द थिंग्स विच यू शुड कीप इन माइंड। तो ये सोशल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आज लेडीज़ के लिए, सब चीज़ के लिए, सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए। तो हम उसके लिए एक वुमेंस वीक ही हम पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसके अंदर में हमारा और भी दूसरी एक्टिविटीज़ रहेंगी जो इसमें प्लान है। तो ये वुमेंस वीक जो आपने प्लान किया है वो भी आप कब करने वाले, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण ठहरता है। हम अभी 5 मार्च से हम शुरू कर रहे हैं उसको, 5 मार्च से 9 मार्च तक, जिसके अंदर हमारी डेली अलग अलग एक्टिविटीज़ रहेंगी। एक मैं आपको जैसे बोला कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन है, एक हमारा है कि नहीं, जो आज की नारी है, जिन लोगों के लिए प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ किस तरीके से क्रिएट की जाए, उसके ऊपर एक सेशन है। आज हर एक व्यक्ति अपनी वर्क लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों के अंदर बड़ा पिसा हुआ रहता है कि हम ये करें कि हम वो करें और कैसे करें, इन दोनों का बैलेंस कैसे किया जाए, इन दोनों का समन्वय कैसे किया जाए, उसके लिए भी एक सेशन रखा हुआ है। एक सेशन हमने रखा हुआ है कि जहाँ पर में ग्रूमिंग सेशन रखा हुआ है। आज कहीं भी आप जाएँ तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आप कैसे बात करते हैं। उसके लिए हमने एक स्पेशल ट्रेनिंग सेशन रखा हुआ है जहाँ पे अहमदाबाद से स्पीकर हमने उनको इनवाइट किया हुआ है। फिर हमने प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है हमने उसके ऊपर भी रखा हुआ है। एंड फाइनली हमने हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर रखा, क्योंकि उसके बिना तब कोई चीज़ नहीं चलेगी। कोरोना ने हम सबको बता दिया कि हेल्थ इज़ वेल्थ। पहले शायद सिर्फ बात बोलते थे कि हेल्थ इज़ लॉस्ट, नथिंग इज़ लॉस्ट, वो सब बातें, बट अब हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, और हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। मतलब आने वाले वक्त में आपके नागपुर ब्रांच के ज़रिए वुमेन सेफ्टी के लिए भी, मतलब एक बिजनेस से रिलेटेड ब्रांच रहने के बाद में भी सोशली हम लोगों को या महिलाओं के लिए कितना अच्छा काम कर सकते हैं, आपके नागपुर ब्रांच ने काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग को बता दिया है। एक लास्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं इस टॉपिक पर। जो हाल ही में बजट आया है, तो 2021 का जो बजट आया है, तो इसमें क्या एक्ट्स है या क्या आपको लगता है कि कौन से बिजनेस के हित में है और कौन से बिजनेस के अपोज में है, ऐसा आपको लगता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? एक बात तो समझ कर रखते हैं कि नहीं, बजट जब
बनाते हैं तो बजट बनाने के पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास में ना पूरा का पूरा डेटा आता है। उन सब डेटा के बेसिस पर ही फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट बनाते हैं। पूरे देश का बजट अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री को बनाना है तो उनको एक नहीं कई चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, और हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर बोल रहे हैं। हमने कुछ पोस्ट बजट मेमोरेंडम भी दिया हुआ है, जहाँ पर हमने जो बजट में कुछ प्रावधान आए हुए हैं, हमने उसके ऊपर में कुछ सजेशंस दिए हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री को। जैसे कि एक बड़ा व्यापारी वर्ग जो है, डेफिनेटली जो 10 करोड़ के ऊपर जिनका व्यापारी वर्ग है, उन लोगों के लिए एक TDS का नया एक लॉ आया हुआ है, जहाँ उन्होंने बोला कि ये आपने अगर एक फलाना व्यक्ति को बेचा हुआ है तो आपको उसके ऊपर में 0.1% TCS कलेक्ट करना है। इसको टैक्स कलेक्शन एट सोर्स बोलते हैं। अब 0.1% बहुत छोटा सा हिस्सा हुआ, लेकिन इसकी जो कंप्लायंस है, इसकी कंप्लायंस बहुत बड़ी है। तो जो बिजनेस हाउसेज है वो इस चीज़ का थोड़ा सा हीट महसूस कर रहे हैं। और ये बजट के अंदर में जब वो लोग ऑलरेडी GST में कवर्ड है, 10 करोड़ मतलब 20 लाख के ऊपर जो सभी लोगों को GST का रजिस्टर देना, उनके पास सारा डेटा वहाँ से मिल सकता है। तो ये थोड़ा सा लोगों को जो TDS कंप्लायंसेज है उसके अंदर लोगों को तकलीफ हो रही है। वो हमने फाइनेंस मिनिस्टर के पास निवेदन किया है कि आप उसके अंदर में कुछ प्रावधानों को सरल करें, ईजी करें, ताकि लोगों को उसका बेनिफिट मिले। हम लोग फॉर्चुनेट थे कि अभी लेटेस्ट में माननीय राज्यसभा सांसद, MP राज्यसभा सांसद सुरेश प्रभु जी नागपुर ब्रांच के अंदर में सदिच्छा भेंट दी थी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि नहीं, सुरेश प्रभु जी इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड वी आर प्राउड दैट सुरेश प्रभु जी इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो उन्होंने भी नागपुर आया, बोले कि मैं अपनी इंस्टीट्यूट में जाना चाहता हूँ। वो हमारे पास आया और उन्होंने हमारे से बहुत अच्छा चर्चा करी, जिसके अंदर हमारे पास चेयरमैन भी थे। उनके सामने हमने एक और मुद्दा रखा था कि एक 43 CA सेक्शन है और सेक्शन 56(2) है। ये दो सेक्शंस बोलते हैं कि अगर आपको कोई रजिस्ट्री करनी किसी प्रॉपर्टी की, तो जो गवर्नमेंट का जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, आपको उस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से आप 10% तक की कम वैल्यू पे आप रजिस्ट्री करें तो आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। मान के चलिए आपकी 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, और अगर आज आप उसके ऊपर में 40 लाख रुपए की रजिस्ट्री लगाते हैं, तो ये जो 10 लाख रुपए का गैप है, इस 10 लाख रुपए के गैप के ऊपर में टैक्स देना होता है जो खरीदार है और जो बेच वाले दोनों को। ये थोड़ा सा अलग प्रोविज़न है कि जहाँ पर जो खरीदने वाला है और वो बेचने वाला दोनों को ही टैक्स लग रहा है। इसको गवर्नमेंट ने सरल करने के लिए बोला था कि हम इस 10% लिमिट को 20% लिमिट कर देते हैं, लेकिन वो सिर्फ बिल्डर लोगों के लिए केवल है। तो जो खुद का घर खरीदना चाहता है, बनाना चाहता है, उसके लिए प्रावधान नहीं है। अब लेकिन जब ये रूल बनाया जाता है तो ये रूल दिल्ली में बैठ के बनाया जाता है, वहाँ उनको बेसिक ज़मीनी चीज़ें नहीं पता होती है कि यहाँ पर मैं, अब आज मैं नागपुर की बात करूँ तो यहाँ पर कोई एरिया हो जिसका रेट बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन शायद प्रैक्टिकली वहाँ जब कोई मकान बिकता है या कोई चीज़ है, कोई आसपास ऐसी चीज़ होती है जिसके कारण उस मकान की उतनी वैल्यू नहीं होती, जबकि रेडी रखने रेट बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे कंडीशंस में हमने उनसे निवेदन किया कि आप जो ये वैल्यूएशन जो है, जो सबके लिए कॉमन हो गया, उसको डिसाइड करने का अधिकार आप लोकल लेवल पर कहीं पर देने का भी कुछ प्रावधान करें, ताकि लोगों को उसका बेनिफिट मिले। क्योंकि जो लोकल व्यक्ति है वो उस चीज़ को ज़्यादा जानता है कि प्रॉपर्टी की कीमत कम क्यों है। गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यू से मतलब है, और कोई आदमी ने गलत काम तो नहीं किया और चोरी नहीं किया हुआ है, वो दैट कैन बी इंश्योर्ड इन दैट। तो हमने ये एक पोस्ट बजट मेमोरेंडम दिया हुआ है। साथ ही अब GST है, GST तो अब हम सबकी दिनचर्या बन गया, हम सबकी। आप जब सुबह उठते और उठते के साथ जब आप पेस्ट करते और ब्रश करते हो, उसके ऊपर जो GST लगता है, तब से लेकर के रात में आप जब सोते समय आपने कुछ चूरन की गोली भी खाई है तो उसके ऊपर में भी GST लगता है। तो GST तो हम पूरे के पूरे, हम किसी को ये समझ में नहीं आता। कल को बोलते हैं कि हाँ मैंने ये जो रोड है, ये रोड कैसी बनी है, तो बोलते हैं कि ये रोड भी जो बनी है ना, ये भी पब्लिक के ही पैसे से बनी हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट सारे टैक्सेस से ही काम करती है, और जिस कंज्यूमर ने फाइनली ख़रीदा है प्रोडक्ट, उसने ही वो GST का पेमेंट किया हुआ है। तो इसलिए आप राष्ट्र निर्माण के अंदर में डेफिनेटली हर एक व्यक्ति उसके अंदर में अपना कंट्रीब्यूशन देता है, वो चाहे वो कोई भी चीज़ खरीदे। GST के अंदर में लेकिन जो नॉर्मल बिजनेस पीपल है, उनको बहुत सारी टेक्निकल ग्लिचेस आ रही है, बहुत सारी परेशानियाँ आ रही है, क्योंकि ये लॉ अभी सेटल हो रहा है। हर चीज़ के पीछे एक समय सीमा लगती है कहीं न कहीं जा करके। हमने वही निवेदन किया माननीय MP साहब से कि नहीं सर, आप उसकी जटिलताओं को थोड़ा सा जो सरल करने के पीछे हुआ है, बहुत सारी चीज़ें सरल की है उन्होंने, लेकिन उसमें कुछ जो पेनल्टी के प्रावधान है, जो इंटरेस्ट के प्रावधान है, उसके ऊपर में कुछ रिलैक्सेशन देना चाहिए। क्योंकि लोग कोई अपने मन से, हर एक व्यक्ति अपने मन से गलती नहीं करता है। कुछ जो गलतियाँ हो जाती है, किसी ने रिटर्न फाइल कर दिया, वो रिटर्न को वापस से रिवाइज़ करने का आपके पास ऑप्शन नहीं है। क्या वो ऑप्शन दिया जा सकता है? क्योंकि जो सही व्यक्ति है उससे गलती हो सकती है, गलती किसी से भी हो सकती है। हमने उनको निवेदन किया है कि वो रिवाइज़ करने का भी ऑप्शन आप उनको वहाँ पर मिले। हेल्प डेस्क बनाई गई GST के अंदर में, कई बार हेल्प डेस्क की तरफ से रिप्लाई आते आते बहुत समय लग जाता है, तब तक इंटरेस्ट पेनल्टी की प्रोसीडिंग सब शुरू हो जाती है। ये भी उनसे निवेदन किया कि सर इसको भी थोड़ी सी
ईज़ी करा जाए, थोड़ा सा लोगों के लिए रिलैक्सेशन और दिया जाए, क्योंकि लोग नहीं जानते हैं अभी भी लोग उस चीज़ को सीख चुके हैं, लेकिन गलतियाँ होने की प्रोबेबिलिटी अभी भी है। मतलब सीधी सी बात है कि जो आपके तरफ से लोगों के हित के लिए, बिजनेस के हित के लिए जो काम किया जा रहा है, वो सच में हम लोग को मानना पड़ेगा। आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या आपका जितना अनुभव है अभी तक का बिजनेस फील्ड से रिलेटेड, तो उससे जुड़कर आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे या फिर बिजनेस से रिलेटेड लोगों को क्या जानकारी देना पसंद करेंगे? हम केवल एक ही जानकारी देना पसंद करते हैं लोगों को कि नहीं, बिज़नेस, अब जो बिज़नेस आ रहा है, अब जो गवर्नमेंट की मंशा है, वो सारे लोगों को समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट ये चाह रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैशलेस सिस्टम पर आए, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो व्यवहार है वो बिल में करें और सारा चीज़ें करें। हर व्यक्ति के लिए ये थोड़ा सा, जब कोई नया चेंज आता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट जब हमको पूरे देश के बारे में सोचना है तो हमें ये सब चीज़ों को अपनी आदतों में शुमार करना पड़ेगा। आपको हर एक चीज़ के पीछे में बिल में करना या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना, ये भी बहुत ज़रूरी ज़िम्मेदारी है। ये ज़िम्मेदारी सरकार ने अब आप लोगों के ऊपर ज़्यादा दी है, क्योंकि जो हमारे ऑडिट की लिमिट्स थी, गवर्नमेंट ने उस ऑडिट की लिमिट को बढ़ा करके प्रावधान किया कि जो पहले 5 करोड़ तक का जिनका था उनको ऑडिट कराना था, उनको बोला अगर आप 10 करोड़ तक का भी ऑडिट करते हैं और आप पूरा का पूरा व्यवहार चेक से करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, तो आपको ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने अब अपना फोकस किया है कि गवर्नमेंट अब पब्लिक के ऊपर में ज़्यादा भरोसा करना चाहती है, लेकिन ये पब्लिक के ऊपर भी उतनी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपर रखें, अपनी चीज़ों को हर चीज़ की वाउचर्स पूरा मेंटेन करें, बिल्स मेंटेन करें, वो सारा चीज़ें करें, क्योंकि ये आगे जाकर के यही चीज़ें हैं जो चलने वाली, क्योंकि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, सब कुछ ई असेसमेंट हो गया है, ऑनलाइन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया। आज हम सब लोग, जितने पहले मोबाइल फ़ोन आया था किसी को समझ में नहीं आता था, आज हर व्यक्ति उस चीज़ को यूज़ किए बिना अपने आप को अधूरा महसूस करता है। तो शायद ये भी आगे के लिए, कि आगे भी सब चीज़ें आसान रहेंगी। इनकम टैक्स के रिफंड्स बहुत फास्ट आना शुरू हो गए, किसी ने सोचा नहीं रहता, उसने आज रिटर्न भरा और कल उसका रिफंड आ जाता है। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से अपने प्रयास कर रही है, हमें प्रयास अपनी तरफ से करने हैं। इनफैक्ट हमने बिजनेस हाउसेस के लिए भी हमने एक एलबीटी का जो प्रोविज़न आया हुआ था अभी, लोकल बॉडी टैक्स, ये 2016 में ख़त्म हो चुका है प्रावधान, लेकिन उसके बावजूद उसके जो असेसमेंट्स थे, उसके असेसमेंट्स आज भी पेंडिंग थे। उन असेसमेंट्स का गवर्नमेंट की तरफ से कुछ, जिन लोगों ने अभी तक नहीं गए थे, उनका ऑर्डर निकल गया, एक्स पार्टी असेसमेंट निकल गया, उसके अंदर कुछ बड़ी डिमांड्स निकल गई। वहाँ हमने माननीय महापौर साहब दयाशंकर तिवारी जी से हमने मुलाकात करी और हमने उनको एक ज्ञापन भी दिया कि नहीं, ये जो है ये 30% ऑफ द टैक्स भरना है आपको, वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया और आपने एक अजम्पशन बेसिस पर आपने उसको दे दिया है। उन्होंने भी हमारे को बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया, उन्होंने बोला कि हम इसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लेंगे और हम इसको कम करके ले आएंगे, ताकि लोग जो है, जिनको जो तकलीफ़ें जा रही है वो आ रही है, तो हम भी हमारी तरफ से हमारा जो बिज़नेस के लिए हमारा कॉन्ट्रीब्युशन करने का है कि लोगों की तकलीफ़ें कम हो, हम उस चीज़ के लिए भी प्रयास रहते हैं। तर नक्कीच विविध विषयांना घेऊन द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडियाची नागपूर ब्रांच ही कार्यरत आहे. तर बिझनेसशी रिलेटेड लोक इतकंच नाही तर समाज आणि समाजातील नागरिक यांच्यासाठी पण ते कार्यरत आहेत. तर आज आपल्यासोबत होते साकेत बगडिया, जे या नागपूर ब्रांचचे चेअरमॅन आहेत. तर व्हिडिओ बिझनेस मंत्राच्या पुढील भागात, तोपर्यंत बघत राहा शंकरनाथ आवाज सत्याचा.